सोमवार को लखनऊ के बिरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ जियो हेरिटेज एंड जियो टूरिज्म की ओर से शुरू किए गए अर्थ साइंस सप्ताह की शुरुआत हुई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर नवीन जुयाल, जो कि पूर्व वैज्ञानिक हैं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के, वो शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हिमालय में जो हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए जाएं, उनकी डिजाइन ऐसी हो कि फ्लड का मैनेजमेंट कर सकें। उन्होंने कहा कि छोटे बैराज बनाएं और साइड से रास्ता भी दें, जिससे नदी के फ्लो को रोका ना जा सके और बाढ़ त्रासदी के रूप में ना आए। वर्तमान परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसका असर देखा जा सकता है कि हिमालय पर या हिमालय के आसपास के इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे निर्माण किए गए, होटल निर्माण किए गए हैं, आपदाएं आईं और बहुत विनाश हुआ। सर, आपने अभी यहाँ पर जो है अपनी एक स्पीच दी, उसमें हिमालय को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें की। क्या चीज़ें हैं ये जलवायु परिवर्तन को लेकर, जो आपदाएं आ रही हैं, ये किस तरह की चीज़ें, कैसे ये हो रहा है? हाँ, हिमालय को लेकर के एक सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जैसे टेम्परेचर राइज अगर करेगा तो हिमालय में उसका एम्पलीफाइड इफेक्ट होगा, जिसको हम कहते हैं एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग। क्यों वो होती है? क्योंकि जैसे ग्लेशियर पीछे मेल्ट आउट करेंगे हाई एल्टीट्यूड में, समझ लीजिए कि 4000-5000 मीटर पे, तो चट्टानें बैरन हो जाती हैं। तो जो सोलर रेडिएशन आता है वो काफ़ी ज़्यादा चट्टानें अब्जॉर्व करेंगी। तो जो 1 डिग्री नीचे होगा ये वो यहाँ पर 1.5 डिग्री का टेम्परेचर में वृद्धि हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कह रही है। इसके कारण यहाँ पे मेल्टिंग बढ़ेगी, मेल्ट वाटर की, और अनयूजुअल वेदर आपका ज़्यादा प्रभावित करेगा उस क्षेत्र विशेष को, और उससे अनप्रेडिक्टेबल जो है एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा कि जो हायर हिमालय का क्षेत्र है, यानी कि 2000 मीटर 2500 मीटर से ऊपर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ अतीत में कभी ग्लेशियर आए थे, आज ग्लेशियर पीछे रिसीड कर चुके हैं। तो इन घाटियों में सिर्फ मलबा पड़ा हुआ है। तो जब भी एक्सट्रीम रेनफॉल होती है वो एंटर करती है इस वैली में, इस मलबे को मोबिलाइज करती है। अगर हमने उसके रास्ते में अवरोध खड़े करे, चाहे वो बसाहत की तरह से हो चाहे बैराजेस की तरफ से हो, तो वो क्या करते हैं, इसका फोर्स एम्पलीफिकेशन का काम करते हैं। उदाहरण 2021 7 फरवरी ऋषि गंगा का डिजास्टर। अगर 2 बैराजेस नहीं होते, रेनी और तपोवन के, तो इतने लोग कभी नहीं मरते, क्योंकि बहुत ही छोटे लेवल का ये डिजास्टर था। 2013 का जो केदारनाथ डिजास्टर हुआ, जैसे वहाँ से पानी नीचे की तरफ आया तो मल्टीपल बैराजेस रास्ते में रहे, इन्होंने फोर्स एम्पलीफिकेशन किया। आज हिमालय में क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए एक नई सोच की जरूरत है कि हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ट्यून टू दी कंडीशन ऑफ क्लाइमेट चेंज होने चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है। हमारा कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिसमें हम क्लाइमेट चेंज के कंपोनेंट को इंग्रेडिएंट कर सके। उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट 2014 में बनाया था ऑन क्लाइमेट चेंज। बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट बनाया उन्होंने, पर उसका एक रत्ती भर भी उन्होंने ज़मीन पर इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो इस्तेमाल करते तो आज जिस तरह की 4 धाम की सड़कें वो फाड़ रहे हैं और जिससे पहाड़ अनस्टेबल हो रहा है, शायद नहीं होता। जोशीमठ का उदाहरण हमारे सामने है, अभी सिक्किम का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसा क्यों है कि जब साइंटिस्ट इस तरह की बातें करते हैं, बताते हैं, फिर भी गवर्नमेंट उस पर एक्शन नहीं लेती? अब सवाल यह है कि बड़ा अच्छा मुझे लगा कि वो सतीश जी थे जो थे, भी आए थे वहाँ पे, हेरिटेज वाले। हाँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। जो वास्तव में इन्वॉल्व होता है साइंटिफिकली किसी प्रोजेक्ट को लेकर के या किसी प्रोग्राम को लेकर के, वो अपने डोमेन को साथ क्रॉस कर जाता है। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ, तो मुझको शायद लगता है कि सरकार समझती है कि ये एक्टिविस्ट की तरह से बातें कर रहा है, जो कि सही भी है, बहुत जगह होता है ऐसा। तो हमको अपनी मर्यादा को ध्यान में रखना पड़ेगा और हमको एक मध्यम मार्ग रखना पड़ेगा, जिससे सरकार के साथ बैठ के झगड़ा करने से कुछ होने वाला नहीं है। वो अड़ग रहेगी, हम भी अड़ग रहेंगे, नुकसान आम आदमी का होगा। जोशीमठ की बात अगर मैं करता हूँ तो जोशीमठ में मैंने जो अपना पहला डॉक्यूमेंट दिया था उनको, उस पर सरकार ने कमेटी बनाई, हमको नहीं रखा, कोई बात नहीं। लेकिन जब कमेटी बनी उसके बाद तो गैग ऑर्डर आ गया ना, कि कहा कि कोई भी आदमी कहीं नहीं बोलेगा। तो भाई विज्ञान तो लोगों को जानकारी को अगर आप गैग कर रहे हो, मना कर रहे हो, और तो ये तो गलत बात है। और देखिए कितने बड़ा हास्यास्पद बात हुई है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट नैनीताल ने जब उन पे दबाव डाला, तब रिपोर्ट अभी कुछ दिनों में पब्लिक हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब है कि हमसे डरे नहीं, वैज्ञानिकों से डरे नहीं। वैज्ञानिक का कोई निहित स्वार्थ नहीं होता है। लेकिन आज जो त्रुटि मुझे लग रही है, जो कमी लग रही है, चाहे वो जोशीमठ का घटना हो, चाहे अभी ब्यास नदी में जो घटना घटी हुई हो, अभी जैसे अभी नॉर्थ साउथ लोनाक लेक में जो घटना घटी हो, इसका सही विश्लेषण होना चाहिए। और जहाँ पे जो आदमी इसमें जिसका भी गलतियाँ हो, उस पर इसके क्या बोलते हैं, द अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स। दैट्स व्हाट आई फील। तो ये जो मैंने अपने टॉक में भी कहा कि देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन साइंटिस्ट, पॉलिसी प्लानर एंड दी डेवलपर। इनके पास कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अभी देखा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय से लगे हुए क्षेत्र हैं, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार उस पर काम कर रही है।
लेकिन इसके अलावा बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। तो कितना उचित है वो? क्या गवर्नमेंट सही कर रही है या गवर्नमेंट इस कदम में आगे बढ़ नहीं रही है, या गवर्नमेंट की आंखों पे पर्दा पड़ गया है, या जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उन्होंने गवर्नमेंट की आंखों पर पर्दा डाल दिया? इस पे मैं इस ढंग से कहूँगा कि जब ये ब्यास नदी का जो घटना घटित हुई, मैं वहीं था, मैं वहीं गया, अभी कुछ 2 महीने पहले वहीं से आ रहा हूँ मैं। मैंने जो कुल्लू से लेकर मनाली तक की जो हालत देखी, आप ताज्जुब करेंगे, नदी में इतनी बड़ी बाढ़ नहीं थी, कोई भी सड़क के ऊपर पत्थर नहीं पड़े हुए थे, रेत नहीं पड़ी थी। जितनी भी सड़कें हमारी टूटी हैं बिटवीन कुल्लू एंड मनाली, वो सब नदी के लेटरल कटाव से कटी हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे फोर्स एम्प्लीफिकेशन हुआ है। क्यों हुआ है कि लोगों के जो होटल्स थे, बसातें थी, उन्होंने फ्लड प्लेन पे बना दिया, जिसके कारण जो पानी का जो चौड़ाई में फैल के चलता था वो बड़े नज़दीक में चला है। तो जो और ये घटना ब्यास नदी की आज नई घटना नहीं है, 1995 से ये चल रहा है, लोगों को पता है ऐसी घटनाएं होती हैं। हमारे पास वो विल नहीं है कि हम एक रेगुलेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नदी के पट से कितना दूर होना चाहिए, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। आज इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, न कि नई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, चाहे 2013 की त्रासदी थी, जो मंदाकिनी घाटी में जितनी भी बसातें बसी हैं वो सब नदी के ऊपर बनी थी। वैसे ही आपका यहाँ जो कुल्लू में जो चीज़ें हुई हैं, मनाली में जो चीज़ें हुई हैं, वो नदी के ऊपर हुई हैं। तो कौन इसको रेगुलेट करेगा? साइंटिस्ट तो नहीं कर सकता, साइंटिस्ट तो बता ही सकता है, ये प्लानर कर सकते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज़ इम्प्लीमेंट योर पॉलिसी विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, कि इसको इम्प्लीमेंट कीजिए जिससे कि इस ढंग का नुकसान ना हो लोगों का। कार्यक्रम के दौरान बीएसआईपी के निदेशक प्रोफेसर महेश जी ठक्कर ने कहा कि हर किसी को धरती से गैर नवीनीकरण संसाधनों के उपयोग के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और ग्रह के स्थायी भविष्य के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हम बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में मौजूद हैं, हमारे साथ डायरेक्टर सर हैं प्रोफेसर एम जी ठक्कर सर। जिस तरह से सर आपको आए हुए हैं, करीब करीब 1 महीने यहाँ पर हो रहे हैं, अर्थ साइंस हुआ या जियो हेरिटेज है, जियो टूरिज़्म है, इस तरह की बातें चल रही हैं, तो किस तरह से सोसाइटी को जागरूक करने के लिए किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ एक सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ जियो हेरिटेज एंड जियो टूरिज़्म एक सेंटर हमने अभी शुरू किया है। हालांकि वो 4 महीने पहले शुरू किया गया था। अभी हमारे पास पूरी टीम है और वो आउटरीच एक्टिविटीज़ भी करती है, क्योंकि हम जो साइंस की बात करते हैं, जियो साइंस की बात करते हैं, उसमें हम यहाँ ज़्यादातर माइक्रो फॉसिल्स, नैनो फॉसिल और मेगा फॉसिल वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स का बेसिक स्टडी करते हैं। लेकिन आम जनता को, लोगों को वो कैसे क्या करते हैं और उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट लोगों में क्या होता है वो कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि हम जब हमारी गाड़ी चालू करते हैं, स्कूटर चालू करते हैं, हवाई जहाज़ में बैठते हैं, तब हम सबसे पहली बात ये होती है कि हम हाइड्रोकार्बन का दहन करते हैं, जो हम पेट्रोलियम बोलते हैं। तो सबसे पहली बात पेट्रोलियम, कोल, जो हमारी सभ्यता जो शुरू हुई आज से कई हज़ार साल पहले, तभी हमने पहले अग्नि का आविष्कार किया, अग्नि को कैसे यूज़ किया जाए वो जाना। अभी लास्ट 100-200 साल में जब औद्योगिक क्रांति आई, तब हमको पता चला कि हाइड्रोकार्बन का दहन करके हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वो हाइड्रोकार्बन बनता कैसे है? पृथ्वी में कई लाखों साल, लाखों नहीं करोड़ों साल, जो हाइड्रोकार्बन को बनने में करीबन 50 मिलियन साल लगते हैं, और कोल को बनने में, कोयला बनने में 200 मिलियन से ज़्यादा समय लगता है। तो कैसे बनता है? बड़े बड़े फॉरेस्ट होता है और ये समंदर के अंदर बहुत सारी वनस्पति, बहुत सारे प्राणी जो होते हैं, ये सब विद द टाइम दे बरी, और उसमें से हाइड्रोकार्बन बनता है। और बड़े फॉरेस्ट जब दब जाते हैं तो उसमें से हमको कोल मिलता है। तो ये कैसे बनता है? पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान ये पूरी करोड़ों साल में ये कैसे बना, उसका हम यहाँ रिसर्च करते हैं हमारे संस्थान में। लेकिन आम जनता को उसको पता होना चाहिए। तो ये अर्थ साइंस वीक का जो हम यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हालांकि वो अमेरिका की अमेरिकन जियो साइंस इंस्टीट्यूट के तहत एक 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को अर्थ साइंस वीक माना जाता है। लेकिन हम जब भारतीयता की बात करते हैं तो भारत में हम 5 तत्वों को हमेशा वर्शिप करते हैं, नमन करते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्वों का हम हमेशा वर्शिप करते हैं, हम उसको भगवान मानते हैं। तो हम एक वीक के लिए नहीं, हम पूरे थ्रू आउट द ईयर
हम पूरी ज़िंदगी हम इन 5 तत्वों को नमन करते हैं, उसका इज्जत करते हैं और इज्जत करने के बाद हम कैसे सस्टेनेबल डेवलप उसका यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा इस वीक में जो हमारा मैंडेट है और जो थीम है वो साइंस एंड सोसाइटी है। तो साइंस और सोसाइटी, साइंस को सोसाइटी में कैसे लाया जाए और कैसे हम उसको प्रोपागेट करें, और with the invention of different techniques in the geology और earth science, साइंस का यूज़ विथ इनोवेशंस हम कितना रिफाइन वे से कर सकते हैं। आज जो एक मिनरल है जो हम उसको दोहन करके हम फेंक देते थे, वो जो फेंका हुआ जो मटेरियल है उसको आज नई टेक्निक से हम उसको उसमें से वो आयरन, क्रोमियम या कॉपर सब निकालते हैं। तो ये नई नई टेक्निक से हम बहुत सारा एक्सप्लोरेशन इस पृथ्वी का करते हैं। लेकिन कब तक हम सिर्फ मानव जाति का उद्धार के लिए करेंगे कि ये जो एटमॉस्फेयर है, हमारा बायोस्फीयर है, ये सब एक्चुअली ख़त्म हो जा रहा है। और उसका सस्टेनेबल यूज़ कैसे किया जाए वो हम यंग माइंड को, स्कूल स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इस वीक के अंदर हम उनको उजागर करेंगे कि आपकी जो नई पीढ़ी है और आने वाली 100 साल में हम इसको एक सस्टेनेबल वे से हम उपयोग करेंगे। ये हमारी थीम इस टाइम की है, जो कि हम इस सेंटर के ज़रिए हम 6 दिन तक ये पूरी अलग अलग एक्टिविटीज़ करके हम स्टूडेंट्स को उजागर करेंगे। जियो टूरिज़्म की बात हो रही है। आमतौर पर टूरिज़्म सभी समझते हैं क्या होता है। जियो टूरिज़्म की क्या खास बात है, क्या महत्व है और क्यों सोसाइटी को जियो टूरिज़्म की तरफ आकर्षित होना चाहिए? जियो टूरिज़्म का मतलब ये है कि जियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट जो साइट्स है, जैसे कि हम कहीं से पत्थर तोड़ते हैं, हम लाइमस्टोन तोड़ते हैं, हम कई चीज़ें हम काटते हैं, माइंस बनाते हैं और इसके बाद वो हम छोड़ देते हैं किसके लिए, तो हम पता नहीं हम या क्या करेंगे, उसको माइंड क्लोजर कर देंगे। और ये कैसे हम उसका दोहन करते हैं, पहले साइंस आगे बढ़ता है। साइंटिस्ट जब जाके उसको रिसर्च करता है कि भाई यहाँ से आपको इतना मात्रा में ये क्रोमियम और कॉपर मिलेगा, अभी आपके पास वो साइट ही नहीं रहेगी जिससे आप पढ़ते हो। आप स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स उसका स्टडी करते हैं, वो साइट ही जब नहीं रहेगी, जब ये माउंटेन ही नहीं रहेगा, जब रिवर ही नहीं रहेगी, तो आप क्या स्टडी करोगे। इसलिए उसको कैसे बचाए रखना, रक्षित करना, वो हमारा काम है, हमारा दायित्व है। तो इस माध्यम के द्वारा हम उसको रक्षित करने का हम जो एक मुहिम चलाते हैं वो आगे बढ़ के उसको कैसे रक्षित करें। रक्षित करने का जो एक से बढ़कर एक तरीका है जो हम उसको फॉलो करेंगे। इसके बाद इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम उसको जियो टूरिज़म के तौर पर जब जाएंगे, जैसे कि अगर उस साइट को एक टूरिज़म तौर पर बनाया जाए तो इसलिए हम जियो टूरिज़म सोसाइटी को भी पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। तो हमारे साथ MC ठाकर साहब थे बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट से। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं अभिनय, भारत एक्सप्रेस को।